हेलो स्टूडेंट्स, और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए पार्ट 1 में आपको बता चुकी हूँ। पार्ट 2 में मैं आपको इन्वर्टेबल मैट्रिसेस बताऊंगी। ये जो पार्ट 2 चल रहा है वो भी एक्सरसाइज 3.4 से ही रिलेटेड है। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है। ओके, तो 3.4 का पार्ट 2 में आपको इन्वर्टेबल मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन हम बाद में जाएंगे। पहले इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या होता है, देखो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इसका मतलब होता है कि इसका मतलब जिसका इन्वर्स प्रेजेंट हो उसी का आपका इन्वर्स निकलता है। ठीक है, जैसे आपने इससे फर्स्ट वाले चैप्टर में जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने इन्वर्टेबल फंक्शन एक टॉपिक देखा था। तो इन्वर्टेबल फंक्शन, कोई भी फंक्शन का इन्वर्टेबल कब होता है, जब वो 1 1 और ऑन टू हो। उसमें मतलब इन्वर्टेबल फंक्शन में हमने देखा होगा चैप्टर 1 में कि उसमें हमने क्या रीड किया था कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल आपका तभी होता है जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, तो सपोज एक मैट्रिक्स है हमारे पास, हमने सपोज करी कोई एक मैट्रिक्स ए है, तो उसका लेट वी सपोज हम एक ले लेते हैं एग्जांपल छोटा सा कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए। इसको अलग पेज में कर लेते। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और इसका इन्वर्स फाइंड हम कर सकते हैं। तो लेकिन कब कर सकते हैं, जब ये इन्वर्टेबल हो। ठीक है, इन्वर्टेबल हो तो जो भी मैट्रिक्स हमें प्रोवाइड होगी उसमें कुछ ना कुछ वो इन्वर्टेबल, मतलब मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी गिवन होगी वो इन्वर्टेबल हो भी सकती है और नहीं भी होंगी। तो बेसिकली हमें इन्वर्स उन्हीं मैट्रिक्स का फाइंड करने को कहते हैं जो ऑलरेडी इन्वर्टेबल होती है, यानी कि जिसका इन्वर्स फाइंड आउट हो सकता है। किन किन मैट्रिक्स का इन्वर्टेबल फाइंड नहीं होता, ये हमें जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो लास्ट में जाकर पता चलता है कि उसका आपका इन्वर्स फाइंड होगा नहीं होगा। और किन मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड होता है, जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए। ओके, और एग्जिस्ट जिन मैट्रिक्स का इन्वर्स करता है, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम उसका इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको इन्वर्स मैट्रिक्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, नोटिफिकेशन जो उसका नोटेशन होता है, वो आपके पास ए इन्वर्स से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इट मीन्स उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हो आप, और उसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसको हम ए इन्वर्स इस तरीके से नोट करते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि आपका आपने मैट्रिक्स में दो पार्ट पढ़े थे, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के जो इन्वर्स होते हैं वो ही एग्जिस्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये बात भी आपको नोट कर लेनी है। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के इन्वर्स आपके हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। किसके, स्क्वायर मैट्रिक्स के इन्वर्स जो होंगे वो आपके एग्जिस्ट करते हैं, जबकि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है उसके इन्वर्स हमारे एग्जिस्ट नहीं करते। इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये दो पॉइंट हमने देखे। पहला पॉइंट हमने देखा कि जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा उस मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकालोगे। अब इसमें एक डेफिनेशन मैंने लिखी है। डेफिनेशन में आपके पास क्या है, डेफिनेशन में बोला गया है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर एम सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू आई। डॉट मतलब मल्टीप्लाई, आप ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं अगर हमने सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर एम है, ऑर्डर एम यानी कि 3x3 भी हो सकता है, 2x2 भी हो सकता है, सेम ऑर्डर की आपने एक ऑर्डर की मैट्रिक्स ली और एक दूसरी मैट्रिक्स एक और ली भी। एक मैट्रिक्स तो आपने ए ली, उसका ऑर्डर हमने एम ले लिया। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, एक अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स हमने बी ली ऑफ द सेम ऑर्डर, उसका ऑर्डर भी सेम है जो ए का है। सपोज ए का 2x2 है तो बी का भी एक 2x2 है। जब हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जब बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको आइडेंटिटी मिल जाता है, आई मिल जाता है, तो उस केस में आप कह दोगे कि बी ए का इन्वर्स है। अगर बी ए का इन्वर्स है तो इट मीन्स ए भी बी का इन्वर्स होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा देते हैं कि इन्वर्स कैसे आपका, जैसे सपोज आपने प्रूफ करना है, जैसे आपको दो मैट्रिक्स गिवन है और आपको देखना है कि आप क्या बी को ए का इन्वर्स बोल सकते हो या ए को बी का इन्वर्स कह सकते हो। तो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 3 1 2 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स हमने ले ली 2 -3 -1 एंड -2। अब हमने ए डॉट बी फाइंड आउट करा। ए डॉट बी यानी कि आप यहाँ पे से इस तरीके से इसको लिखेंगे 2 3 1 2, और b आपने लिखा है 2 -3 -1 एंड 2।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बता रखा है। जैसे आप फर्स्ट मैट्रिक्स का पूरा रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होता है। लाइक 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3। तो ये आपके पास 3 है और ये -1 आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास, इसको +1 कर दीजिए। 3 सॉरी माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है, तो 3 1 जा 3 विद नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है। अब सेम रो अनदर कॉलम से मल्टीप्लाई करती है। 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6। अब इस वाली रो की बात करेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेगी, क्योंकि पहले एलिमेंट से 1 2 जा 2 एंड 2 1 जा 2। ओके। देन सेकेंड रो फिर सेकेंड कॉलम से करेगी 1 इंटू 3 -3 इस 3 -3 एंड 2 2 जा 4। ओके। तो हमारा आंसर क्या आया, 1 0 0 1। आपने देखा a को b से मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरा ये आंसर मिल गया मुझे। ये क्या होता है, एक हम इसको i से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी आपका आ गया। सेम आपने b इंटू ए निकाला। अगर आप बी ए निकालेंगे, अभी मैं यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करूँगी, बी ए आप खुद करिएगा फाइंड आउट। बी को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली आंसर आपका सेम यही आ जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मैंने अभी पहले बोला था। तो आप जब बी ए निकाल के देखेंगे, ट्राई करिएगा, ये भी आपका आई आएगा। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ए बी और बी ए का बी से प्रोडक्ट एंड बी का ए से प्रोडक्ट हमें आई मिल गया। तो इस केस में हमने क्या बोला, देयरफॉर B is the inverse of A। B आपके पास A का इन्वर्स है। ठीक है। एक ही तो आप देख सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि B जो है वो A का इन्वर्स है ना। तो B अगर A का इन्वर्स है तो देखो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं इसको आपको बताऊंगी कि अगर AB इक्वल टू बी ए है इक्वल टू आई है, इसको अदर वे राउंड में हम कैसे लिखेंगे। जैसे सपोज आपके पास, मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल्स टू आई, बाई डेफिनेशन हमने ये समझ लिया। अब हमने बोला बी इज द इनवर्स ऑफ ए। बी ए का इन्वर्स है। ठीक है। अगर बी ए का इन्वर्स है, इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इस बी को, ये बी आपका ए का इन्वर्स है तो इस बी की जगह ए इन्वर्स लिख सकते हैं। आपको पता है कि इन्वर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे भी बी को मैं ए इन्वर्स लिख सकती हूँ। तो यानी कि आपने क्या देखा, ए इन्वर्स एंड ए इन्वर्स ए इक्वल टू आई। ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। तो यानी कि आप अगर ए इन्वर्स और ए इन्वर्स ए आएगा तो उसकी वैल्यू भी आई होगी। कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है कि हमने तो ये रीड करा, ये कैसे होता है। तो ये मैंने ऐसे बता दिया कि अगर आप किसी का इन्वर्स बोल रहे हो तो उसकी प्लेस में हम उसका ए इन्वर्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आई की, कि आई क्या होता है। आई यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, आई मतलब होता है इसकी वैल्यू जो होती है ना 1 होती है। अब ये 1 वैल्यू किसी भी फॉर्म में हो सकती है। सपोज 1 क्रॉस 1 ऑर्डर में हम ले तो आपके पास 1 क्रॉस 1 ऑर्डर में इसकी वैल्यू सिर्फ 1 होगी। ठीक है। ये 1 बाय 1 ऑर्डर में। देन अगर मैं इसको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में लिखूँ 1 1 0 0, हम 2 क्रॉस 2 में आई को इस तरीके से लिख देंगे। इसी तरीके से 3 क्रॉस 3 में भी हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि जो आई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हमारे पास 1 होती है। तो यानी कि आप इसको बोल सकते हो कि इसका जो वैल्यू है इसको आप एक सिंगल नंबर 1 के इक्वल भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ भी एक नोट करने वाली है, कहीं पर हमें अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ पे इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होंगे कि ए इन्वर्स आपके पास 1 होता है। हमारा जो टॉपिक है जिसके थ्रू हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं वो हम करेंगे। उन मेथड को जानने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में 2 थ्योरम्स है। थ्योरम 1 कहती है आपके पास, वो थ्योरम आपने करनी नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आती, बट आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। आपको अगर वो थ्योरम आपके सामने रखी जाए तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि हमने ये मैट्रिक्स में पढ़े ही नहीं है। ठीक है। तो थ्योरम 1 क्या कहती है इफ इनवर्स एग्जिस्ट, किसी भी मैट्रिक्स का अगर कोई, इफ द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कब करता है आपके पास, इट इज ऑलवेज यूनिक। जब वो मतलब इफ इनवर्स एग्जिस्ट, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर आपका एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स वो हमेशा कैसा होगा, यूनिक रहेगा। ठीक है। यूनिक होगा। ठीक हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि उसका फिर कोई और भी इनवर्स होगा, वो यूनिक होगा अपने आप में।
सेकेंड थिंग मतलब इसका मतलब ये है कि B इज द इन्वर्स ऑफ A। अगर B A का इन्वर्स है तो सिर्फ B ही उसका इन्वर्स होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा, वो यूनिक होगा, ठीक है। और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स होता है, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये दो चीज़ें आपने पॉइंट याद रखने हैं। सेकेंड थ्योरम आपके पास वो मैं यहाँ पे लिखूंगी, फर्स्ट थ्योरम को बस समझ लेना कि जिस भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वो ऑलवेज कैसा होगा, यूनिक होगा, ये आपने सुन लिया। एंड थ्योरम सेकंड जो है आप इसको जाके रीड भी कर सकते हो एनसीईआरटी से। थ्योरम सेकंड कहती है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। ए बी का जो होल इनवर्स होता है वो इक्वल होता है बी के इनवर्स और ए के इनवर्स के बराबर। तो हमारा नेक्स्ट अभी जो टॉपिक होने वाला है वही होने वाला है। तो देखिए हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। अगर हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज़ करके ए इनवर्स फाइंड करना है तो पहला हमारे मैं आपको बताऊंगी कि रो का यूज़ करके हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम ये रो वाइज पहले बताएंगे। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ओके। तो देखिए रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में सबसे पहले आपका क्या काम होगा, आप a इक्वल टू आई ए लिखेंगे। आपको जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी उसके बाद आप लिखेंगे a इक्वल टू आई ए, ठीक है। अब हमने ये अभी रीड करा है कि a इक्वल टू हमने आई ए लिखा। अब बात करेंगे कि इसमें हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन किस किस पे लगाएंगे। हम जो यहाँ पे लगाएंगे ऑपरेशन वो फर्स्ट a पे लगाएंगे और i पे लगाएंगे, इन दोनों पे हमें ऑपरेशन लगाना होगा, ठीक है। जब हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारा इसमें रो एलिमेंट्री ऑपरेशन जब आप लगाएंगे इसमें आप फर्स्ट वाला जिस पे ए पे लगाएंगे और आई पे लगाएंगे, जो ए होगा वो हमारा आई बन जाएगा। हमने तब तक ऑपरेशन लगाना जब तक कि ये आई ना बने, आइडेंटिटी एलिमेंट ना आ जाए। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब हम ऑपरेशन लगाएंगे ए और आई के ऊपर जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारा पहला काम होगा इसको आई बनाना, और साथ साथ में जब ऑपरेशन इस पे लगेगा तो इसमें भी लगेगा, और इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना है, इस वाले ए को हमने बिल्कुल भी टच नहीं करना। इन दोनों पे ही ऑपरेशन साथ में लगाने, साथ में लगाते लगाते इसको आई बना देना है। और ये जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये आपकी कोई एक नई मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सपोज उसको मैंने नेम दे दिया बी, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, फाइनल आपको आंसर जो यहाँ पे ये जो नई मैट्रिक्स आएगी ये आपका इन्वर्स हो जाएगा गिवन मैट्रिक्स का। दिस इज, ये जो बी होगा, बी इज द इन्वर्स, ये आपका इन्वर्स निकल के आ जाएगा। बी इज द इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है ये उसके आपका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था रो के लिए। रो के लिए आपने क्या लिखना है, ए आई ए। तो मैं इसको एक बार अच्छे से यहाँ पे लिख देते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख देते हैं ए इक्वल टू आई ए। आपने ऑपरेशन इस पे और इस पे लगाया, आपको इसकी जगह पे आई बनाना है और इसमें एक नई मैट्रिक्स को ले आना है, बाकी ए आपके पास एज इट इज़ रहेगा। तो ये फॉर रो, यानी कि मैं शॉर्ट फॉर्म में मैंने रो लिख दिया, इसका मतलब आप समझ जाना कि जब हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। सेम थिंग आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है आपकी मर्जी है उसमें आप कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए थोड़ा सा चेंज क्या होता है, जैसे हम रो के लिए ए इक्वल टू आई ए लिखते हैं, कॉलम के लिए यानी कि कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए हम ए इक्वल टू आई ए ना लिख के ए इक्वल टू ए आई कर देंगे। बस कुछ नहीं करना है, इस आई ए को उल्टा कर देना, ए आई कर दीजिएगा। आप सेम थिंग यहाँ पे ए पे लगा है और आई पे लगा ऑपरेशन, तो यहाँ पे भी सेम ए पे लगेगा और ये आई बस फर्स्ट नंबर पे ना होके सेकंड नंबर पे लिखा गया, यहाँ पर ऑपरेशन लग जाएगा। तो जब हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, हम ऑपरेशन कब तक लगाते जाएंगे। ऑपरेशन लगाने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या ऑपरेशन लगाने, जो मैंने आपको 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन बताए थे उसमें से 3 मैंने रो के लिए बताए थे, 3 कॉलम के लिए, दोनों के लिए सेम सेम होते थे। ये चीज़ भी डिस्कस करी थी हमने इससे पार्ट 1 वाली वीडियो में। आपने वही ऑपरेशन इन पे ए और आई पर लगाना है। ऑपरेशन लगाना क्या मतलब, जो मैंने ऑपरेशन आपको बताए हैं आपने वो ऑपरेशन लगाने हैं। और कब तक लगाने हैं, पहले वाले को आपने आई बना देना है और इस वाले ए को यहाँ पर नहीं छेड़ना। जैसे हमने यहाँ पे इस ए को टच नहीं करा था वैसे इस ए को यहाँ पर टच नहीं करेंगे और इस आई की जगह कोई एक अनदर मैट्रिक्स बी आ जाएगी, ठीक है। तो जो ये न्यू मैट्रिक्स आएगी यही हमारा आंसर होगा गिवन मैट्रिक्स के, मतलब गिवन मैट्रिक्स के इन्वर्स हमारा ये
जो न्यू मैट्रिक्स आई है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये कॉलम के लिए था। देखिए क्या कोई फ़र्क आया, देखिए ए यहाँ आई में कन्वर्ट हो गया, ये आई नई मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट हो गया। सेम थिंग यहाँ ए आई में कन्वर्ट हो गया और ये जो आई मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स में जाएगा। तो आपने ऑपरेशन इन दोनों के ऊपर तब तक लगाने जब तक कि आप ऐसा वाला फॉर्मेट ना लेके आ जाए। ये फॉर्मेट आ जाएगा तो आपका इन्वर्स निकल के आ जाएगा। अब इसको क्वेश्चन के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे समझेंगे। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कई बार क्या होता है जो हमें मैट्रिक्स गिवन होती है क्वेश्चन में, मोस्टली हमारे पास इन्वर्स उनके फाइंड आउट हो जाते हैं, बट कुछ मैट्रिक्स के मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो जिन मैट्रिक्स के इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते वो आपको करते करते लास्ट में पता चलता है। कैसे पता चलता है, जैसे सपोज आपने इनके ऊपर ऑपरेशन लगाया, आप कॉलम से कर रहे हो तो ए और आई के ऊपर यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, अगर आप रो से कर रहे हो तो इस वाले ए और आई पर लगाएंगे। ऑपरेशन लगाते लगाते अगर कोई भी एक रो, ठीक है, अगर सपोज आपने कोई एक रो पर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करा और कोई एक रो ज़ीरो हो गई, या सपोज कोई दो रो ज़ीरो हो गई, या मैं कहूँ कि कोई एक कॉलम ज़ीरो हो गई, पूरी कॉलम, दो कॉलम ज़ीरो हो गई, तो ऐसे केस में जब आपकी प्रॉपर एक पूरी रो या कॉलम ज़ीरो हो जाएगी, अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो या कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो, तो उस केस में आप बोलोगे कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकल सकता क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा आपके पास। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैट्रिक्स का इन्वर्स जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा, कोई भी रो कॉलम आपकी ज़ीरो हो सकती है पूरी की पूरी। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे, तो क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो ये दोनों टर्म्स हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, सपोज एक मैट्रिक्स है, ये 3.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 -1 2 एंड 3, हमने ये मैट्रिक्स ले ली। इस मैट्रिक्स का आपको बोला है इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को सपोज कर लेते हैं, इसका हमने करना है फाइंड इन्वर्स, यानी कि ए इन्वर्स फाइंड करना है। सिर्फ फाइंड ए इन्वर्स बोला, ऐसा नहीं बोला कि रो ऑपरेशन लगाइए या कॉलम, तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमको सपोज कर लेंगे 1 -1 2 3, इस तरीके से मैंने इसको 2x2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, इसको मैंने ए नेम दे दिया क्योंकि हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है, तो ए हमने इसको नेम दे दिया। ठीक है, अब हम इसमें यूज़ करेंगे यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, इसमें हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज़ कर लेते हैं। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का जब हम यूज़ करेंगे इसमें, तो आपको पता है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि रो के लिए आप a = IA लिखेंगे। ओके, तो कुछ नहीं करना है, हमने इसको a = IA लिख दिया। अब ऑपरेशन इस a की जगह वैल्यू रख दीजिए, क्या है 1 2, ऑपरेशन किस पे लगेगा, इस पे और इस पे, 1 2 -1 एंड 3, और i यहाँ पे क्या है 1 1 0 0, और a आपके पास एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पे ऑपरेशन लगाना है ए और आई पे, यानी कि इस पे और इस पे ऑपरेशन लगेगा, इसको आपने बिल्कुल टच नहीं करना है। जो चीज़ भी आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वही सेम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस पे यूज़ करते करते इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर आ जाएंगे, यानी कि इस टाइप का मैट्रिक्स ले आएंगे, आई में इसको कन्वर्ट कर देंगे इस वाले मैट्रिक्स को। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, आपके पास आप किसी भी तरीके से, वैसे मैं ऐसे कोई कंपलसरी ये रूल नहीं है कि आपने पहले यहाँ से स्टार्ट करना है या यहाँ से, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज अगर हम नीचे से शुरू कर रहे हैं इस तरीके से, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे गए, फिर हमने इसको देखा कि ये तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, आपको दिख रहा है ना, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 1। तो सपोज अगर मैं ऊपर से शुरू करूँ ऐसे, फिर यहाँ पे नीचे आऊँ, फिर यहाँ पे जाऊँ, फिर ऊपर, तो ऐसे से अगर हम इस तरीके से करेंगे, फर्स्ट इसको लेंगे, तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑलरेडी ये 1 है, तो इसको कुछ भी इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये 1 बना हुआ है। हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और इसका ऑर्डर आपको पता है 2x2 ऑर्डर का, तो यानी कि इसको कैसा बनाना है, हमने ये बनाना है हमने, तो पहला 1 तो ऑलरेडी बना हुआ है, फिर हम इसके बाद इस वाले पॉइंट पे आएंगे, हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे R2 को। तो ये आपके पास 2 जो है, अब हमने लगाना कौन सा है, रो ऑपरेशन लगाना है। रो ऑपरेशन लगाना है तो इसमें सी वर्ड कहीं पर नहीं आएगा, कॉलम बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आपने ऊपर मेंशन कर दिया है कि आप इसमें रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस 2 पे मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगी, तो आप खुद सोचिए इस 2 को मुझे क्या बनाना है, ये 0 बनाना है। आपको पता है कि यहाँ पे जो नंबर होता है वो 0 होता है,
इसको 0 बनाने के लिए आप क्या अप्लाइंग करेंगे, अप्लाइंग, यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग, इस R2 में क्या अप्लाई करें कि ये 0 बन जाए। इस 2 को अगर किसी भी तरीके से -2 मिल जाए तो ये 0 बन सकता है। तो ऐसा करते हैं, इस R2 में हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं 2 टाइम्स ऑफ R1। देखिए इस R2 में, R2 के आपके पास 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, R1 कितना है यहाँ पे 1, तो आप देख सकते हैं ये आराम से आपका 0 बन जाएगा 1। अब हमने R2 में ऑपरेशन करा तो ये एज इट इज़ रहेगा, ऊपर वाले में कोई चेंजेस नहीं आना है, ठीक है। एंड सेकेंड वाले में ये आपका 0 बन गया। देन R2 आपके पास कितना है 3 माइनस का 3 माइनस R2 आपके पास 3 है, 3 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1, R1 कितना आपके पास -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2, ये आपके पास आ गया 5। तो आपने देखा, आपने यहाँ पे जो अप्लाई करा, अब सेम मैंने आपको बोला कि यहाँ पे भी हमने अप्लाई करना है, इसको टच नहीं करना, जिसको टच नहीं करना उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, ओके। इसमें हम लगाएंगे, देखो पहला वाला हमने R2 पे अप्लाई करना है तो 1 और 0 को भी ऐसे रख देते जिससे हमारी मिस्टेक ना हो। इस R2 पे अप्लाई करेंगे, इस R2 में माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ R1, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे 1 माइनस, देन ये जो R2 है आपके पास 1 माइनस, देखिए 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, 2 टाइम्स ऑफ 0 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंगल 1 रह जाएगा आपके पास, ओके। तो आपने इसको कुछ टच नहीं करना है, इन दोनों पे हमारे ऑपरेशन ये लग गया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। हम सबसे पहले यहाँ से चले थे ना, ये देखिए यहाँ से चले थे, ये 1 था हमारा, फिर हम यहाँ पर आए, ये हमने 0 बना दिया। अब यहाँ के बाद हम यहाँ पर आएंगे, यानी कि इट मीन्स 5 पर आएंगे। 5 पे हमारा क्या होना चाहिए, डायगोनल कैसे होते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के 1, तो इस 5 को मुझे 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करें, ईजी, सीधे से आपको दिख रहा है, इस रो को अगर इस पूरी R2 रो को मैं R2 में अगर अप्लाई करूँ, R2 को 5 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 -1 0 1 हो गया आपके पास, ये 1 बन गया। अब जो आपने यहाँ अप्लाई करा वो सेम यहाँ पे अप्लाई करना आपने R2 पे, R2 पे अप्लाई करना है तो सबसे पहले R1 को लिख दीजिए ताकि मिस्टेक ना हो। इस -2 को आपने इस पूरे R2 को 5 से डिवाइड करना, तो यहाँ -2 है, 2/5 और ये हो जाएगा 1/5। और ये जो A है आपके पास, इसको चाहे आप A ही लिख दो या इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक हो गया। देखिए आपके पास 1 और 1 डायगोनल आ गया, आप इस तरीके से चले थे, पहले इसको करा आपने, फिर इसको देखा, फिर इसको देखा, अब ऊपर वाले इस 1 पे फोकस करना है। ये 1 मुझे 0 करना है, तो क्या करेंगे, इस 1 को 0 करने के लिए हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि इस पर कुछ इफेक्ट ना पड़े। अगर सपोज आप कुछ भी इसमें अप्लाई कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि इस 1 पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कि आप, कई बार ऐसा होता है हम करते करते इसको 2 बना देते, तो क्या फ़ायदा हुआ, हमने यहाँ से काम करना शुरू करा है, हमने इसे 1 बनाया है तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ना है। तो इस -1 को 0 बनाने के लिए हम R1 पे अप्लाई करेंगे R1 + R2, ठीक है। इस R1 में मैं R2 को प्लस कर दूंगी, तो देखिए इस R1 पे अप्लाई करना है तो पहले R2 को लिख दीजिए R2 में, ताकि हमारे आंसर रॉन्ग ना है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस पे अप्लाई नहीं करना तो पहले उसको लिख दीजिए, ठीक है, 0 और 1। तो मैंने R2 पे तो अप्लाई नहीं करना, R1 पे अप्लाई करना है, R1 में मैंने R2 को प्लस करना, 1 में 0 प्लस करके 1 ही रहेगा, इसमें कुछ भी बस फ़र्क नहीं पड़ा। देन इस R1 में देखिए -1 में +1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आप देखेंगे ये आइडेंटिटी एलिमेंट आपका कन्वर्ट हो गया। सेम थिंग हमने R2 में कोई अप्लाई नहीं करना है, तो पहले मैं R2 के एलिमेंट को एज इट इज़ रख दूंगी, एंड R1 में इसमें मुझे ये प्लस कर देना है, देखिए ये करना है, इसमें 2/5 प्लस करना है, तो ये नेगेटिव साइन के संग है तो माइनस ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखिए 3/5, आप करके देखिएगा, ये आपका 3/5 आ रहा है, और ये आपके पास इसमें इसको प्लस करना है तो ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो हमने चेंज करना ही नहीं था, तो आप देख सकते हैं ये मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। ये मुझे एक नई मैट्रिक्स मिल गई जिसको मैंने B बोला था, और ये मेरा एज इट इज़ मेरा A है। देखिए मैंने अभी आपको समझाया था कि जब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे A = IA में, ये बन जाएगा I, ये बन जाएगा एक नई मैट्रिक्स B और A, तो आप देख सकते हैं IBA, यहाँ देखिए IBA। तो जो मेरा ये न्यू मैट्रिक्स I है, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स क्या थी आपकी A, तो B इज़ द इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो आपके पास जो A इन्वर्स आंसर आया वो कितना आ गया, 3/5
1/5 और माइनस का 2/5 एंड 1/5। ठीक है, थोड़ी राइटिंग लास्ट में थोड़ी सी अजीब हो गई है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, बट आप इस क्वेश्चन को आराम से पॉज करके उतार सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको अभी कंप्लीट करवाया है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। अब हम एक एग्जांपल ऐसा लेंगे जिसमें हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके उसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स एंड कुछ और क्वेश्चन हम इसके साथ लेकर आएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जो हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद उससे पहले हम 2x2 का हमने देख लिया है, 3x3 एंड कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हम करवाएंगे जिसमें आपकी मैट्रिक्स के जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। तो आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस उस पर भी बेस है, वो कहाँ पर है वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट दिस क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।